इसमें आपको पढ़ाया गया था कि ये एक लाइट रे है, ध्यान देंगे। ये इंसिडेंट रे है, इसका नाम होगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मान लो फर्स्ट मीडियम है और नीचे वाला मीडियम 2 है, और लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका μ2, और μ2 ज्यादा है μ1 से, मतलब नीचे वाला क्या है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर में आ रहा है तो किधर मुड़ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल आर। तो बोला गया था आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में कि अगर आपने लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया, यहां मिरर लगा दो, जब मिरर लगा दोगे मिरर पे नॉर्मल आएगा तो दूसरी रास्ते से वापस लौटने लगेगा। तो व्हेन द पाथ ऑफ लाइट गेट रिवर्स्ड आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बहुत सारे बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर आपने लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया, देन इट रीट्रेस इट्स ओन पाथ, then it retrace its own path by which it came। समझ में आ रहा है? then it retrace its own same path in opposite direction, तब वो उसी पाथ को वापस पा लेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एक लाइट आ रही थी, लाइट का नाम दे दो। किसी का माइक चालू है, बंद रखो। तो पहला दो केस बना लो, इसमें बहुत आसान है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला है ये वाला, μ12 इक्वल टू 1 अपॉन μ21। ठीक है, या μ21 इक्वल टू 1 अपॉन μ12, एक ही बात है। यह फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो पहले केस में लाइट ऐसे जा रही है, तब के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। ठीक है, केस वन नहीं भी लिखे चलता है। when light passes from first medium to second medium, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से कहा जा रही हो, सेकंड मीडियम में जा रही हो, देखो तो आप स्नेल्स लॉ लगाइए। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है बताओ, μ1 बाई μ2 की μ2 बाई μ1, बताओ बच्चों क्या होता है, μ2 बाई μ1। तो ध्यान रखना हमेशा कि जिस मीडियम में जा रहा है उसका नाम पहले लेना है, रटो मत 2 1। जिसमें जा रहा है, अभी लाइट ऐसे जा रहा है तो इसमें जा रहा है, इससे जा रहा है, तो 2 लिख दिए ऊपर, 1 लिख दिए नीचे। इसको आप लिख सकते हो μ21 भी, इसको क्या लिख सकते हो, μ21, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात, लाइट का रास्ता हमने उलट दिया। इफ द पाथ ऑफ लाइट गेट रिवर्स्ड, अगर लाइट के रास्ता को तुमने उल्टा कर दिया ऐसे, तो फिर लाइट इधर से इधर जा रहा है, लाइक है लाइट कौन से मीडियम से जा रहा है, then light passes from, तब लाइट कहां से कहां जा रहा है बताओ जल्दी से, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। तो अब हम लोग फिर से लगाएंगे, लाइट जब ऐसे जा रहा तो इस एंगल पे जा रहा, तो साइन आर लिखेंगे, देखना समझना। ये हो गया आपका इंसिडेंट और ये हो गया अलग जाने वाला, तो साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू पहले जाने वाले मीडियम का नाम, तो क्या होगा μ1 अपॉन μ2। समझ में आया? सेकंड मीडियम का नाम पहले होता है, यहां से लाइट जा रही है तो ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, μ1 बाई μ2। इसको आप क्या करो, इसको लिख दो म्यू, देखो 1 2 है तो 1 अपॉन 2, तो क्या लिखोगे μ12। अब आप इसको पलट दो बच्चों, क्योंकि ऐसा चाहिए हमको, तो इसको पलट देंगे ताकि एलएचएस सेम हो जाए, तो इसको पलट दो। तो बहुत आसान है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा, नीचे 1 है, 1 बाई μ12, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 देखो 2 देखो, दोनों का एलएचएस सेम है,
दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये कट गया तो क्या दिख गया तुमको, μ21 इक्वल टू 1 बाई μ12। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है, अगर आपसे पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, या ऐसे लिख दो ना, म्यू ऑफ ग्लास दिया है आपको 1.5, तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। समझ रहा है, ये क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। जब एक ही मीडियम का नाम लिखा रहा है तो दूसरा मीडियम क्या माना जाता है, एयर, एब्सोल्यूट। याद है ना, मैं आपको कल पढ़ाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में एक ही मीडियम का नाम होता है, उसमें दूसरा मीडियम कौन सा माना जाता है, एयर। हवा में से लाइट आ रही है तो क्या हो जाएगा, तुमको दिया हुआ है म्यू जी ए 1.5 और तुमसे पूछा गया म्यू ए जी, तो क्या करोगे 1/1.5 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 10/15, 5 से काट दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा। ठीक है, समझ में आ गया। और बता दें, देखो इधर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया, वाटर दिया है 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 3/2 और पूछा गया आपसे म्यू डब्ल्यू जी और म्यू जी डब्ल्यू दोनों, तो ये कैसे बनाओगे, एक तो बनाना पड़ेगा म्यू जी डब्ल्यू। इसको बनाने के लिए म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू जी कर लो, म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू जी 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, ये पलट के ऊपर चला गया 8/9। अब ये 8/9 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता दो 9/8। समझ में आ गया ना, यही पढ़ाएगा आपको। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर लाइट के आप पाथ को उलट दो तो वो अपने पाथ पे वापस रिटर्न हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में और सेम पाथ पे जाएगा। ठीक है, यही काम आप 3 मीडियम के लिए भी कर सकते हो, 3 मीडियम रहे तो उसमें भी कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। और फिर एयर, अब हुआ 2 से ज्यादा मीडियम, देख लो इसके पहले 2 ही मीडियम था ना, 2 से ज्यादा कहाँ था, हवा ग्लास हवा, तो 2 ही मीडियम हुआ, अभी 3 मीडियम हुआ, 1 2 3 दिख रहा है। हवा को 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे। अब यहां से आप लाइट डालो, आई, अब वाटर में आया तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, डेंसर है तो इसको R1 नाम दे दो। यहाँ फिर से परपेंडिकुलर बना लो, ये R1 है तो क्या हो जाएगा, ये भी R1 होगा। अब देखो वाटर से ज्यादा डेंस है ये तो और मुड़ेगा पास में, वाटर से ज्यादा डेंस है, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसका नाम R2 दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए R2। फिर यहाँ नॉर्मल बनाओ फिर से, तो फिर से ये R2 हो जाएगा और अब ये अवे जाएगा, ये E हो गया। और तुमको पता होगा कि E किसके बराबर होता है, I के बराबर, प्रूफ कर चुके हैं, तुम इसको I भी लिख सकते हो। E हमेशा किसके इक्वल होता है, I के। अब चलिए, अब आप इसका लिखिए, यहां से यहां रिफ्रैक्शन हो रहा, पहले यहां से यहां गया, हवा से पानी में गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, हमेशा लिखते हैं जिस मीडियम में गया उसका पहले, यानी म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, लिखेंगे क्या, म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। सेकंड का पहले लिखते हैं μ21, याद होगा μ21, फॉर्मूला पढ़ो ना, μ21 इक्वल टू v1/v2, यानी सेकंड मीडियम का नाम पहले लिखो, फर्स्ट का नाम बाद में लिख दिया, तो वेलोसिटी में फर्स्ट का पहले आएगा, यानी वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। समझ में आ गया, पहला इक्वेशन कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा। अब यहां से यहां जाओ, साइन में भी कर सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा, साइन में भी कर सकते हैं, लंबा होगा, उल्टा उल्टा करना पड़ेगा, साइन आई बाई साइन R1, फिर यहाँ पर साइन R1 बाई साइन R2 ऐसे लेना होगा, फिर साइन R2 बाई साइन E, फिर आई को E के बराबर भरो, तो इतना लंबा हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी में हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहां से यहां जब लाइट जा रही हो तो ये सेकंड मीडियम हो गया,
ये फर्स्ट हो गया। तो बताओ क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। इसको कोई कोई सामने भी लिखता है, देखो ये सेकंड वाले को कोई कोई ऐसे भी लिखा हुआ देख सकता है, ध्यान रखना। तो बताओ इसमें वेलोसिटी ऊपर किसका लेंगे, वाटर का, बराबर है, दूसरे वाले का, अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से यहां हो गया एक, फिर यहां से यहां हो गया 2, अब यहां से यहां वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, सेकेंड कौन है बताओ, एयर, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी ग्लास। समझ रहा है ना सबको, जिसमें जा रहा है उसका पहले लेते हैं। फिर वहाँ पे व्यू लेंगे ना ऊपर, वहाँ पे वेलोसिटी कहाँ लिया आपने? हाँ म्यू लेंगे, सॉरी। तो वेलोसिटी में क्या लेंगे बताओ, पहले किसका वेलोसिटी लेंगे, ग्लास का, अपॉन वेलोसिटी इन एयर। चलो अब इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो सब कट जाएगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, काट के दिखा दें। तो जो ऊपर नीचे है देखो ना ध्यान से, सब कट कुट आ गया, कितना आ गया 1। यही हम बोल रहे थे, अगर आपके पास एक से ज्यादा मीडियम है तब भी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, ध्यान रखना। इसको हम चेंज कर रहे हैं, देखो ये उल्टा है, थोड़ा ध्यान देना, ये उल्टा है। उल्टा क्यों है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कभी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर होना चाहिए। समझा नहीं मेरी बात, तुमने दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में पहले एयर का नाम नहीं आता, कब आता एयर का नाम, बाद में। तो बताओ इसको अगर हम पलटना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 1/μ/GA लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। अब इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो, इसको आप इधर भेज दो, तो μ/GW इक्वल टू μ/GA डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में चला गया, रुक जाओ अगले स्टेप में करेंगे। अब μ/GW इक्वल टू μ/GA डिवाइडेड बाई μ/WA, देखो ना ये भी एक फॉर्मूला है। देखो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे, देखो तुम ये पढ़े हो, तुमसे अगर हम पूछे थे, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो तुम क्या किए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किए थे ना, याद करो यही किए थे ना तुम। बस दोनों में हमने क्या लगा दिया, एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही तो होता है। एब्सोल्यूट वाला जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर के रिस्पेक्ट में। एब्सोल्यूट वाला जो होता है बच्चों वो किसके रिस्पेक्ट में होता है बताओ, एयर के रिस्पेक्ट में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला आराम से याद हो गया। देखो 1 2 3 1, तो देखो इधर फिर से हम समझा रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आपसे थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू 2 पूछा, इधर देखोगे समझ जाएगा, 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, समझना। 3 किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, 2 किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। बोलो आ गया नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अगर तुमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, μ2 डिवाइडेड बाय μ3, ये भी किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, और ये भी 1। बोलो समझ गया क्या, सब लोग बताएंगे, फॉर्मूला समझ गया जो हम समझा रहे हैं, ओके। तो ये देखो, अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप 2 से ज्यादा मीडियम के लिए लोगे, जैसे 3 मीडियम के लिए, तो ऐसा लिखना है इसको, 4 मीडियम के लिए भी आप निकाल सकते हो, 5 के लिए भी ऐसे। क्या करना है, सबके लिए ऐसा म्यू 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 निकालो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी के टर्म में निकालना, आईआर के नहीं, आईआर के टर्म में बड़ा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया। फिर वहां से आप आराम से ये सब डिराइव कर सकते हो, जो उल्टा है उसको हम सीधा कर दिए। देखो कभी भी एयर सेकंड मीडियम नहीं, पहले नाम नहीं होना चाहिए, एयर का नाम बाद में ही आना चाहिए। चलो तो आप ये भी याद रख सकते हो या ये याद रख सकते हो, और याद नहीं भी रखोगे तो चलता है, क्योंकि ये कल पढ़े हो तुम, यही तो तुम पढ़े हो, रिलेटिव बोलते थे,
याद करो इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, इधर ध्यान देंगे। ग्लास स्लैब आपने देखा होगा, किसी के टेबल ओबल पर रखते हैं पेपर दबाने के लिए, ऐसा रहता है रेक्टेंगल के शेप में, ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, यहां पर हमने लाइट डाला ऐसे, ये इंसिडेंट रे हो गया आपका। यहां पर आप नॉर्मल बना दो, इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ध्यान देंगे, इसका नाम म्यू जी लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये डेंसर मीडियम है, देखो ऐसे जाने वाला था लाइट, ये इसका पाथ था ना जाने का। अगर ये ग्लास नहीं आता तो ऐसे जाता कि नहीं जाता? अगर बच्चों ये ग्लास नहीं आता तो ये लाइट तो ऐसे ही जाता, बट ये ग्लास आने से इसका रास्ता मुड़ेगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया, ऐसे यहां चला है। और इस एंगल का नाम आर दे दिए। फिर यहां आप नॉर्मल बनाइए, यहां फिर से नॉर्मल बनाइए, तो ये भी आर हो जाएगा, और ये एंगल क्या होगा? ई। और हमने आपको प्रूफ किया है कि आई किसके इक्वल है? ई के। आप बोलेंगे तो हम फिर से कर देंगे। फिर से करना है क्या बच्चों की, समझ रहा है? और ये जो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो गया दोनों के बीच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल। और इसको क्या बोलते हैं? डेल। इसको क्या बोलते हैं? डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। सारा चीज समझ में आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे। तो ग्लास स्लैब में दो तीन चीजें होती है, देखो सबसे पहला तो दो तीन चीजें सत्य है ग्लास स्लैब में। क्या क्या सत्य है याद रखो। पहला बात कि इन ग्लास स्लैब में आई बराबर ई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। दूसरा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट सरफेस। पहले सरफेस पर जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है, ये पहला सरफेस है, देखो फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, समझ रहा है ना? इसका नाम भी दे सकते हो ऐसे, ए बी सी डी। फर्स्ट सरफेस यानी ए बी, वो हो रहा है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, कितना हो रहा है बताइए? आराम से बता सकते हो, आई माइनस आर, पढ़ाया हमने कल। क्या बताएंगे? एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर। ठीक है, याद रखना। उसके बाद तीसरी बात है आपको क्या याद रखना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा डी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमने डी लिख दिया है। इस डी का वैल्यू होता है बच्चों, अच्छा इस ग्लास स्लैब का थिकनेस आप टी मान लीजिए, ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना मान लीजिए? टी। टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मोटाई। जो ग्लास स्लैब है इसका थिकनेस कितना मान लिया हमने? टी। मोटाई कितना मोटा है वो? तो इस नॉर्मल को हम थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं, और कुछ नहीं। सबको डायग्राम समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है डायग्राम में? बताएंगे अगर दिक्कत है तो फिर से हम समझा देंगे। आपको डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? की है? बताओ, किसी को दिक्कत है? तो यह एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो डी होता है वो कितना होता है आपको बता दे रहे हैं? टी इंटू सेक आर और इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये फॉर्मूला है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट भी कोई इसको बोलता है। चलिए, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे बच्चों। यहां पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया गया होगा, क्या बताया गया है
कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, इस रे को कौन सा बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ये वाला रे कौन सा है? इमर्जेंट रे। और ये वाला रे कौन सा है बताओ? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच परपेंडिकुलर दूरी को ही हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, आपको कोई बोल दिया कि प्रूफ दैट इन ग्लास स्लैब I इक्वल टू ई। आई इक्वल टू ई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो कैसे प्रूव करोगे? बहुत आसान है। यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ और यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ, काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, यहां पर स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ समझ रहा है ना? पूरे चैप्टर में सिर्फ स्नेल्स लॉ का ही काम है। देखो यहां पे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, हमेशा सेकेंड मीडियम का नाम पहले लिखना है, इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए। यह आपने फर्स्ट सरफेस के लिए लगाया। ठीक है, अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर कौन से सरफेस के लिए? फॉर ए बी। अब आप आ जाओ सी डी सरफेस पे। फॉर सरफेस सी डी सरफेस के लिए आप लगाइए बच्चों सी डी। तो सी डी में भी लाइट यहां से यहां जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल टू, सेकेंड मीडियम का नाम हमेशा पहले रहेगा, तो म्यू ए अपॉन म्यू जी। अब देखो ये इसका जस्ट उल्टा है, तो इसको पलट लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ई अपॉन साइन आई इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से इक्वेट मार दो, काम खत्म। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर दो, तो याद आ रहा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां पर क्या होगा? साइन आर होगा ना, सॉरी साइन आर होगा ना बच्चों। यहां से यहां जब लाइट जा रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो ये वाला लिख दिया आई बाई आर और ये वाला लिख दिया ई बाई आर। तो ये आर आर कट गया, साइन साइन भी कट गया, तो आई इक्वल टू क्या आ गया? ई। तो ये तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई का नाम भी आना चाहिए, इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। फिर ई का नाम होता है बच्चों एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना है हर डेरिवेशन में, रिफ्रैक्शन के हर डेरिवेशन में आपको स्नेल्स लॉ ही लगाना है। याद रखो, द स्टार्टिंग लाइन ऑफ एवरी डेरिवेशन इन रिफ्रैक्शन चैप्टर शुड बी स्नेल्स लॉ। ओके, आई थिंक आपको ये बात याद रहेगा। तो इस प्रूफ की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये डी क्या है? तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। तो आप पहले डेफिनेशन लिख लो क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is called lateral shift। इसीलिए हमने यहां पर बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तुम्हारा टारगेट इसको फाइंड करने का है, बस जिसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता हो तो कर ले जाएगा। आप आराम से देखो, ये डी चाहिए तो आप इस ट्रायंगल को टारगेट करोगे। ये दिख रहा है आपका ट्रायंगल, डायग्राम ठीक से बनाए हो क्या आप कॉपी में? दिस शुड बी योर टारगेट। और ये थीटा भी पता है आपको, थीटा यहां लिखा हुआ है,
तो अगर थीटा पता है तो सामने वाला वैल्यू चाहिए तो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस आपको पता है, हाइपोटेनस निकाल लेंगे हम लोग। इसका नाम देना पड़ेगा, देखो इसका नाम P दे दो, इस पॉइंट का नाम Q, इसका नाम R, PQRS, सही है, PQRS, ये रेस का नाम हो गया, ठीक है। तो अब लेबलिंग कर लिया हमने, तो चलो हम निकालते हैं। तो सबसे पहला ये ट्रायंगल ले लेंगे, यहां पर भी कुछ नाम चाहिए, PQRS और T दे देते हैं। तो ये QRT ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, हमने ब्लू कलर कर दिया है, QRT ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QRT तुमको D निकालना है, दिख रहा है ना, D इक्वल टू, तो D जब आवाज आ रही है क्या, देखेंगे QRT ट्रायंगल दिख रहा है, QRT है आपको, QRT ट्रायंगल में आपको D चाहिए। तो अब देखो थीटा के सामने है, ये थीटा के सामने है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन वाला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको याद होगा। तो ये अगर थीटा है तो सामने परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, थीटा का वैल्यू लेंगे I माइनस आर, I माइनस आर, दिख रहा है। परपेंडिकुलर आपका ये D हो गया, परपेंडिकुलर आपका D हो गया बच्चों, और हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं पता आपको, QR लिखना पड़ेगा, QR लिखना पड़ेगा। चलिए तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो D का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, QR इंटू साइन I माइनस आर। अब बस आपको QR खोजना है, तो QR के लिए बच्चों हमने ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट किया। QR के लिए बच्चों हमको कोई दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपको कुछ पता हो, तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया बच्चों, ये वाला, ठीक है। देखो हम अगला टारगेट कर दे रहे हैं आपका दूसरे कलर के पेन से, ध्यान देंगे आप। देखिए तो आप ये वाला ट्रायंगल अब देखेंगे QR के लिए, दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में QR कॉमन है, दिख रहा है ना बच्चों, ये 90 है, ये QR है आपका, दिख रहा है QR क्या, दोनों ट्रायंगल में QR क्या है बच्चों, कॉमन है, QR कॉमन है। तो अब हम QR का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ये वैल्यू आपको पता है, देखो कितना है, T थिकनेस, ग्लास स्लैब का थिकनेस, समझना इस बात को। तो अब नाउ यूज ट्रायंगल, कौन सा, Q, यहां भी नाम देना पड़ेगा, कुछ भी नाम दे दें, U दे देते हैं, तो QUR। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, आपका टारगेट क्या है, QR यानी हाइपोटेनस, और एंगल ये पता है, एंगल ये पता है, और ये यूज करना है। तो कॉस थीटा, देखो कैसे, हाइपोटेनस और बेस, ये पता है ना तुमको, T, ये पता है ना T, तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर सामने वाला ये पता नहीं अपने को, तो बेस और हाइपोटेनस, तो कॉस को हम टारगेट करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की जगह क्या ले लेंगे, R, थीटा की जगह क्या ले लेंगे बच्चों, R, ये देखो बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा तो T ले लेंगे, अपॉन हाइपोटेनस, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा का नाम क्या है, QR। चलिए तो यहां से इसको क्रॉस कर दो, QR आ गया, तो QR इक्वल टू T अपॉन कॉस R, समझ रहा है, ये यहां चेंज कर लिए, इसको हम 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक, देखो आ गया प्रूफ, दिख रहा है ना, इसको आप पुट कर दो, देन D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D के जगह पर ये डाल दो, QR के जगह पर T इंटू सेक R, और उसके बाद साइन I माइनस R, दिस इज D। ओके, अब इसमें एक स्पेशल केस हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, ध्यान से देखेंगे इधर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट कैन बी इंक्रीज्ड, बाय, इसको बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या बढ़ा करके, देखो पहला ध्यान देंगे इधर, D का फॉर्मूले में पहला आ रहा है T, दूसरा आ रहा है सेक R, और तीसरा आ रहा है साइन I माइनस R।
तो अगर आप चाहते हो डी बढ़े तो सबसे पहला चीज क्या बढ़ा सकते हो, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब का आप थिकनेस बढ़ा दोगे तो वो बढ़ेगा। दूसरा पार्ट, आप आई बढ़ा दो, आई बाय इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आप 30 पे डाल रहे हो, आप 60 पे डालो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है ये सब, बहुत काम आएगा आपको। मिटा रहे हम इधर से थोड़ा सा। जैसे आप देखो, हमने 2 ग्लास स्लैब लिया, सेम ग्लास स्लैब सेम थिकनेस, और इसमें हमने लाइट को, इसमें लाइट को हमने ऐसे डाला और इसमें लाइट को ज्यादा एंगल पे डाले, यानी ये 60 डिग्री पर डाले और ये कितने डिग्री पर डाले, 30 पे। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा होगा, 60 वाले में। 60 वाले में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ये देखो दोस्तों, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। 30 वाले में कम होगा। ये देखो समझ में आ रहा है। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तीसरा, बाय इंक्रीजिंग म्यू ऑफ ग्लास। ग्लास में भी देखो कोई कोई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आता है। 2 प्रकार के ग्लास होते हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। तो आप क्राउन ग्लास के जगह फ्लिंट ग्लास यूज करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। अगर म्यू बढ़ेगा तो भी आपका ये सब बढ़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखेंगे, इधर ध्यान दो थोड़ा। म्यू पे हम क्यों बात कर रहे हैं, तुमको कल बताए थे क्या कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। याद है ना, याद करो कल पढ़ाए हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटता था, याद है क्या। तो अगर आर चेंज होगा, ये देखो, अगर आर चेंज होगा तो डी भी चेंज होगा ना, बिल्कुल। क्या आपको याद है कल हम पढ़ाए हैं, बताइए, याद है क्या कि अगर म्यू इंक्रीज होगा, याद है रेयर से डेंसर में आता था तो आर छोटा होता था, रेयर से डेंसर आता था तो आर छोटा होता था, याद है ना ये सब कहानी, कि फिर से समझाएं। तो ये आई है और ये आर है, तो आर छोटा है। कब छोटा है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घट रहा है। याद आ गया, कल पढ़ाए हम आपको। तो म्यू को आप चेंज करोगे तो आर चेंज होगा। ध्यान दे बच्चों, म्यू को चेंज करोगे आप, म्यू बढ़ाओगे तो आर घटेगा। आर जितना कम रहेगा अच्छा है, क्योंकि माइनस करना पड़ता है उसको। चल लीजिए, तो ये 3 चीजों पर आपका डी बढ़ेगा। अगला सुनो, अगला सुना, स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है कि अगर टी टेंस टू लगभग 0 हो जाए, यानी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब बहुत कम हो, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब वेरी लेस। अगर मान लो ग्लास स्लैब का थिकनेस बहुत कम है, तो बहुत पतला सा ग्लास स्लैब अगर तुमने लिया तो क्या होगा, डी का वैल्यू जब टी ही 0 रहेगा तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यानी कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, लाइट ऐसे सीधे निकल जाएगा, लाइट ऐसे सीधे निकल जाएगा। समझ रहा है। इसीलिए जो थीन लेंस होता है, आपने पढ़ा होगा, ध्यान सुनो, जो लेंस होता है, लेंस को बीचों बीच ऑप्टिकल सेंटर होता है, पढ़े होगे तुम। लेंस के बीचों बीच क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। यहां से लाइट ऐसे सीधे निकल जाती है। क्यों निकल जाती है बच्चों, क्योंकि वो पतला सा ग्लास स्लैब जैसा काम करता है। फिर से सुन लो, लेंस का जो बीच का हिस्सा होता है वो पतला सा ग्लास के पीस जैसा होता है, एकदम पतला। इतना पतला होता है कि थिकनेस वहां पे कितना होता है, 0। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, लाइट ये हो जाएगा। अगर तुमने थिक लेंस यूज किया, अगर आपने थिक लेंस यूज किए, अगर आपने मोटा लेंस यूज कर लिया तो ऑप्टिकल सेंटर पे बनने वाला ग्लास स्लैब भी क्या हो जाएगा, मोटा। फिर आपको लाइट ऐसे ले जाना पड़ेगा, यहां से गया, फिर थोड़ा मुड़ा और ऐसे निकलेगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया नहीं आया। इसीलिए हम लोग पूरे चैप्टर को थीन लेंस में पढ़ते हैं। पूरे चैप्टर को, पूरे रिफ्रैक्शन को किस लेंस में पढ़ा जाता है, थीन लेंस में पढ़ा जाता है। दूसरा केस, केस 2। केस 2 बच्चों ध्यान देंगे,
कि डी का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू टी होगा। डी का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा? टी के बराबर होगा। टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास स्लैब जितना मोटा है उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है। ग्लास स्लैब जितना मोटा है उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी क्या होता है? टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपको? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बहुत आसान है, ये है डी। इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने ये ट्रायंगल लिया, इसमें हाइपोटेनस नहीं पता था तो ये ट्रायंगल लिए और फिर वहां से निकाल के रख दिए। अब आपको हमने बताया कि डी किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला दिख रहा है टी पे है, इसके फॉर्मूले में टी है। थिकनेस अगर बढ़ाओगे, मोटा ग्लास स्लैब रहेगा, देखो ये समझ में आ रहा है ना? अगर आपके ग्लास स्लैब पतला रहेगा और आपके पास ग्लास स्लैब मोटा रहेगा तो क्या होगा? पतले वाले ग्लास स्लैब में बच्चों कम लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये देखो। और मोटे वाले ग्लास स्लैब में बच्चों ज्यादा होगा। दिख रहा है ना? लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, तो मोटे ग्लास स्लैब में ज्यादा होगा। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग आई, अगर आप 30 के जगह 60 के एंगल से डालोगे तो वो बढ़ जाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बाय इंक्रीजिंग म्यू बढ़ाओगे तो भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। ज्यादा हेवी कांच वाला यूज करो, हार्ड वाला, बहुत ज्यादा हार्ड कांच आता है ना, तो ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। अब दो स्पेशल केस पढ़ाया कि अगर थिकनेस जीरो हो जाए, अगर थिकनेस लगभग जीरो के बराबर, बहुत पतला, तो थिकनेस बहुत पतला होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पर, इसीलिए लेंस के बीचों बीच जो लाइट जाता है वो नहीं मुड़ता है ऑप्टिकल सेंटर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पतला सा ग्लास स्लैब होता है थिकनेस जीरो का, तो इस वजह से नहीं मुड़ता। अगर मोटा लेंस यूज करोगे तो ऐसा मुड़ के जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट टी के इक्वल होता है, टी से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप फटाफट। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ये क्या होता है? तो देखिए, आपने कभी आप एक बाल्टी में पानी ले लो, ध्यान देंगे सभी लोग, आपने ये चीज देखा होगा। आप एक बाल्टी ले लो, उसमें पानी ले लो और उस बाल्टी के अंदर बॉटम में एक कॉइन रख दो, सिक्का। ठीक है, और इसको ऊपर से देखो, आप ऊपर से आप इसको देखोगे तो ये आपको थोड़ा ऊपर दिखता है, दिखा होगा। या बाल्टी में आप कोई रॉड डाल दो तो ऐसा मुड़ा हुआ दिखता है, एक्चुअली मुड़ा नहीं, वो ऊपर उठ के दिखता है तो हमको मुड़ा हुआ लगता है। ठीक है, तो ऐसा आपको होते हुए दिखा होगा। तो बाल्टी में एक कॉइन रखा है तो ये अपने थोड़ा ऊपर दिखता है, तो जितना गहराई हमको दिख रहा है वो अपेरेंट डेप्थ है। और जो एक्चुअल गहराई है उसको क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। डेप्थ यानी गहराई। ठीक है, या आप तालाब में जाओ, तालाब में, नदी में, स्विमिंग पूल में, तो पानी देखोगे तो तुमको लगेगा कम गहरा है, पानी लगेगा कम गहरा है, लेकिन आप कूदोगे तो ज्यादा गहरा रहेगा पानी के अंदर जाओगे तो। मतलब हम लोगों को जो दिखता है वो कौन सा डेप्थ होता है? अपेरेंट डेप्थ। और एक्चुअल में जो गहराई है उसको क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। समझा क्या रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ? बताओ बच्चों। इसमें दो बातें होती है बच्चों। पहला बात क्या होता है कि अगर, अच्छा पहले रे डायग्राम बना लेते हैं। क्या होता है? एक लाइट रे हम लोग ऐसे पैरेलल, ऐसे परपेंडिकुलर, ध्यान से देखेंगे, एक रे परपेंडिकुलर लाइन, तो जब परपेंडिकुलर लाओगे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये सीधे चला जाता है। सबने पढ़ा होगा, याद है ना आपको? हमने पढ़ाया था रिफ्लेक्शन में भी। दो बच्चों, रिफ्लेक्शन हो, इसमें अगर परपेंडिकुलर रे आया तो परपेंडिकुलर ही जाएगा। या रिफ्रैक्शन हो, अगर रिफ्रैक्शन हो
तो भी परपेंडिकुलर आया तो सीधे चला जाएगा, यानी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? देखिए तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। क्या होता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ? तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे आपके पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर पानी भरा है आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वाटर का कितना होता है 4/3, ये वाटर है। और आप बाहर से यहां से इसको देखोगे, सामने से जब आप इसको यहां से देखोगे बच्चों, तो आप क्या देखोगे, यहां से जब आप देखोगे तो आपको ये थोड़ा ऊपर दिखता है। बाल्टी में आप कोई चीज पानी भर के देखोगे तो बाल्टी का बॉटम भी तो ऊपर दिखता है, बाल्टी का जो गहराई है वो कम दिखता है। आप कभी देखे हो बाल्टी में पानी भर के ऊपर से देखोगे तो कम गहरा दिखता है। तो ये जो कम गहरा दिख रहा है वो अपेरेंट डेप्थ है, काल्पनिक गहराई। अपेरेंट यानी क्या होता है, काल्पनिक, इमेजिनेशन, और रियल मतलब एक्चुअल। खाली बाल्टी देखो तो ज्यादा गहरा दिख रहा, पानी भर दो तो कम गहरा दिखता है। या बाल्टी के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी एक कॉइन रख दिया हमने, तो आप इसको देखोगे थोड़ा ऊपर दिखता है। तो क्यों दिखता है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग। ध्यान सुनना। तो क्या हो रहा है, यहाँ एक कॉइन रखा हमने, अब ये थोड़ा ऊपर दिखने वाला है, तो क्यों दिखेगा हम लोग समझेंगे। तो ये लाइट एक हमने लिया परपेंडिकुलर, तो ये सीधे चली गई। क्यों सीधे चल जाती है, हम यहाँ समझा रहे थे। रिफ्लेक्शन में भी जब I 0 हो तो R 0 होता है, रिफ्रैक्शन में भी जब I 0 हो तो कितना होता है, R 0 होता है। परपेंडिकुलर डालोगे, नॉर्मल डालोगे तो सीधे चला जाएगा लाइट, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, दोनों में। तो एक लाइट ऐसे चली गई, दूसरी वाली लाइट हमने ऐसे लिया, देखो यहां पर थोड़ा एंगल से। अच्छा ये बात समझना ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब उससे लाइट मेरे आंखों पर आए। समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है तो लाइट इससे मेरे आंखों पे आना चाहिए, आंखों से यहां नहीं जाना चाहिए। यहां आंख है तो लाइट यहां से आएगा, समझ रहा है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, याद रखना। तो यहां पर हमने नॉर्मल बनाया, तो यहां पर नॉर्मल बना दिए, नॉर्मल ही बताएगा किधर जाना है। ये हो गया आपका आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से देखो, ये डेंसर मीडियम था पानी, डेंसर मीडियम था पानी, अब उसको रेयरर में जाना है तो कहां चला जाएगा, अवे चला जाएगा, देखो ऐसे। और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये दोनों लाइट आंखों में जाएगा तो हमको ये कहां दिखाई देगा, तो देखो ये सीधे लाइट को पीछे बढ़ाओ, तो जो ऑब्जर्वर है बच्चों, उसको ऐसा लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है। जो ऑब्जर्वर है, जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसको सीधे में दिखेगा लाइट यहां से आ रही है। जैसे मिरर में हो जाता था, लाइट मुड़ के आता था तो आप वर्चुअल बनाते थे, होता था ना। मिरर में भी तो होता था बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट गया वर्चुअल, वर्चुअल समझता है ना, कॉनकेव में भी होता है केस में। ये देखो ऑब्जेक्ट रखे, ये लाइट ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसा गया, राइट। तो जब यहां से हम लोग देखते थे, यहां से सॉरी, यहां से हम इसको देखते थे तो ऑब्जर्वर को क्या लगता था कि लाइट यहां से आ रही है, यहां पर वर्चुअल इमेज दिखता था, होता है ना। तो वैसे यहां पर भी होगा, जब आप देखोगे यहां से तो आपको यहां पर ये दिखाई देगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ये इमेज दिखा। तो देखो तुम थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेज्ड अपीयर हो रहा है, रेज्ड, उठा हुआ। ऑब्जेक्ट कैसा अपीयर हो रहा है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ। तो ये सरफेस से, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देंगे, सरफेस से मान लो ऑब्जेक्ट की गहराई, डेप्थ डी है, ऑब्जेक्ट का डेप्थ कितना है, डी, तो डी हो गया आपका रियल डेप्थ। डी क्या हो गया, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, यानी तुम इसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, फ्रॉम सरफेस, सरफेस से, सरफेस समझ रहा है ना, ये सरफेस है, सरफेस यानी जहां से चालू कर रहे हैं हम लोग नापना, देखो ये सरफेस है। उसके बाद आपको ये गहरा कितना दिख रहा है, यहां से यहीं तक दिखा, इतना गहराई आपको दिख रहा है, ये हो गया डी डैश, ये हो गया बच्चों डी डैश।
तो डी डैश को हम लोग बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ ये किसका डिस्टेंस है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस। चलिए अब नाम दे देते हैं, यहां पर कुछ नाम देते हैं ए और यहां पर नाम देते हैं बी, बाकी सब नाम है ये। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया, ध्यान देना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ2 और इसका क्या मान लिए? μ1 μ2। तो μ1 यानी एयर है, हवा, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एयर है। कांच में से आए, जैसे तुम एक चीज और देख सकते हो, जैसे टेबल होता है, टेबल पे कोई पेपर वेटनर रखता है, देखो कांच वाला गोल सा, तो तुम उसमें से किसी लेटर को पढ़ोगे तो ऊपर उठा हुआ दिखेगा, नहीं समझा? आप पेपर वेटनर देखोगे ना, टेबल में लोग रखता है या कांच रखता है, तो आप कांच में से या पेपर वेटनर में से देखोगे ना, पेपर वेटनर के नीचे कुछ रखा हुआ है, इसमें पेपर वेटनर रखे और नीचे कागज रखा, उस पर कुछ लिखा है, तो आप देखोगे थोड़ा ऊपर वो दिखता है, उठा हुआ दिखता है, क्या दिखता है? आप ध्यान देना। तो वो सब कहानी यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पर कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दूसरा मीडियम, इसलिए हमने μ2 लिया, μ1 लिया, ठीक है। तो μ2 क्या है? जिससे लाइट आ रहा है, जिस मीडियम से लाइट आ रहा है। और μ1 हो जाएगा जिस मीडियम में लाइट जा रहा है। अब इन दोनों में हम लोग को रिलेशन निकालना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या आपने सीखा यहां पर कि अगर, ध्यान सुनेंगे, इफ, यदि, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, अगर आप ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख दो, ये देखो रखा हुआ है, एंड व्यूड मतलब देखना, व्यूड फ्रॉम रेयरर मीडियम and viewed from rarer medium, then object appears slightly raised मतलब उठा हुआ, raised than real depth, this depth, the depth we observe, the depth we observe is called apparent depth। ध्यान से सुन लेना, जो गहराई तुमको दिखेगा उसको हम लोग अपैरेंट डेप्थ बोलते हैं। अब दो बातें सुन लो। बात नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, and viewed from rarer, समझा? अगर ऑब्जेक्ट को आप डेंसर में रख दिया और रेयरर से देख रहे हैं, देखो रेयरर में देख रहे हैं हम, रखे हैं डेंसर में, तो आपको रियल डेप्थ जो है, ध्यान देंगे सभी लोग, और अपैरेंट डेप्थ, कौन गहराई ज्यादा है बताओ? रियल वाला ज्यादा है, ज्यादा गहरा असली है बाल्टी, आपको दिखेगा कम, एंड रियल डेप्थ ज्यादा होगा और अपैरेंट डेप्थ कम। दूसरा कहानी, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप पानी के अंदर से देखो ऊपर, जैसे मछली देखती है ऊपर, समझ में आ रहा है? आप डेंसर में बैठ जाओ और रेयरर में देखो, डेंसर में बैठ जाओ और रेयरर में देखो, ये भी हो सकता है।
डेंसर से रेयरर में देखा जाए, जैसे कांच, आप ऐसा कांच का सील ले लो, ऐसा आंख के सामने रख के देखो किसी चीज को, ये कर सकते हो आप, समझ रहा है। स्केल से देखो, स्केल से देखो, स्केल है तुम्हारे पास, आप स्केल आंखों के पास लगा के देखो किसी भी चीज को, ऐसे रियल में देखो, फिर ऐसे देखो, ऊपर दिखेगा थोड़ा, देख सकते हो। देखो आप, इफ, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस, दिख रहा है क्या, इन रेयरर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट को हमने रेयरर मीडियम में रख दिया जाए, एंड व्यूड, और उसको देखा जाए, कहां से देखा जाए, फ्रॉम डेंसर मीडियम, देन तब क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के साथ, तब क्या होगा, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के साथ, तब अपेरेंट डेप्थ ज्यादा दिखेगा, मतलब असली गहराई जो उसका है उससे ज्यादा दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो ये दो कहानी हो गया। अब इसको हम लोग एक रिलेशन बता देते हैं आपको, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है बच्चों, देखेंगे आप रिलेशन ध्यान से, तो कभी भी वो रिलेशन वैलिड है, ये वाला केस हो या ये वाला केस, देखना इधर, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू, रियल डेप्थ मतलब क्या होगा बच्चों, डी, और अपेरेंट डेप्थ यानी डी डैश, इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन समझ रहा है ना, म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, म्यू वन किसका है, जिससे आ रही है, तो डी बाई डी डैश इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ये आप याद कर जाइए, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा, सवाल बन जाएगा, इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। अब सवाल है कितना ऊपर दिखा, तो इतना ऊपर दिखा तो माइनस कर सकते हो, तो हाइट राइज, ठीक है, कितना हाइट राइज दिखेगा, कोई पूछा कितना हाइट राइज दिख रहा है, तो डी माइनस डी डैश, वो ज्यादा में से कम माइनस करना है, कोई जरूरी नहीं है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर था और आपको दिख रहा है 2 पे, तो कितना ऊपर उठ गया बताओ, 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, ठीक है, कितना ऊपर उठ गया, उसके लिए आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, माइनस कर लेना, जो भी बड़ा रहेगा छोटा रहेगा आप माइनस कर लीजिए। चलिए देखो बच्चों, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये लाइट जा रही है और ये नॉर्मल है, तो आई इसको बोलेंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दो ऐसे लाइन है, और ऐसे कोई लाइन जा रही हो, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल इक्वल होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, तो ये आई है तो बच्चों ये भी आई हो जाएगा, ओके, ठीक है। और एक देखेंगे, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, कैसे देखो फिर से, ये लाइन और ये लाइन और ये काट रहा है, देखो अब की बार फिर से यहीं पर देखो, ये लाइन और ये लाइन, और ऐसे कोई काट रहा हो ऐसे, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग, क्लियर हो गया आपको, तो ये दोनों आई आर हो गया। अब आप इस ट्रायंगल में स्नेल्स लॉ लगा दो, हमने आपको एक बात बताया था कि इस चैप्टर के सारे प्रूफ स्नेल्स लॉ से स्टार्ट होते हैं, तो आप स्नेल्स लॉ सबसे पहले लिख दिया करो, अपने आप आगे समझ में आएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अप्लाई स्नेल्स लॉ, ध्यान देना इधर, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहां पे समझना म्यू टू वन लिख दोगे रट के तो गलत हो जाएगा, यहां क्या होता है ध्यान समझना बच्चों, यहां होता है म्यू कौन कौन कैसे होता है, तो साइन आई बाई साइन आर, तो तुमको हमने एक टेक्निक यही बताया था कि आई इंटू उसका म्यू बोले थे ना, तो आई के साथ किसका म्यू होगा 2 और आर के साथ किसका म्यू होगा 1, आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लगाओ, तो साइन आई, आई इस मीडियम में है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इंटू साइन आई, समझ रहा है ना, ये सिखाया था ना, और इस मीडियम में आर है, ये आर मत देखना, इस मीडियम वाला देखना, आर है तो आर किसके साथ होगा म्यू वन इंटू साइन आर, और यहां से फिर आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर, इसको इधर ला लो इसको इधर,
μ1/μ2 हो गया। लो उल्टा हो गया इस बार। तो बोला क्यों उल्टा हो गया सर? तो हम बताते हैं, देखो लाइट तो 2 से आ रही है ना, तो स्नेल्स लॉ में जो म्यू लेते हैं ना बच्चों, ध्यान रखना, उसमें ऊपर लेते हैं जिस मीडियम में आई है और नीचे लेते हैं जिस मीडियम से आ रही है। ठीक है, याद रखना। तो ये ऐसा आएगा, समझ में आ गया सबको? आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप हमेशा ऐसा लिखा करो। फिर से हम बता रहे हैं, जिसमें आई है वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आर। क्लियर है? यहां से डिवाइड भी कर सकते हो आप, कर लिया हमने, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ1/μ2। अब आप क्या करेंगे बच्चों, साइन आई और साइन आर का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल के यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, अब आप यूज करो ट्रायंगल अलग अलग। तो साइन आई निकाल लो, साइन आई कितना होगा, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा, तो ये ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा आई थीटा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, यानी ए बी अपॉन 90 यहां पर है, तो इसके सामने हाइपोटेनस होगा ए ओ, होगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 90 है ना बच्चों, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा, लिखते हैं हम कौन से ट्रायंगल में हम ले रहे हैं, ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ इस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम लोग। तो थीटा के सामने वाला है तो परपेंडिकुलर, ये देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, समझ में आ रहा है आपको? यहां बना के दिखाएं हम, ऐसा है, ये थीटा है, इसके सामने वाला या जो भी आई है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ साइन आई। अब ध्यान देंगे, तो साइन आई इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ आ गया। अब साइन आर निकालिए, साइन आर कौन से ट्रायंगल में, ये ए बी आई, साइन आर थीटा परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर 90 के सामने कौन आ रहा है, हाइपोटेनस यानी ए आई, ए बी अपॉन ए आई। इसको आप पुट कर दो यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी अपॉन ए ओ डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन ए आई, ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, μ1/μ2। अब ये पलट जाएगा, ए आई अपॉन ए ओ इक्वल टू μ1/μ2। यहां पर देखना, लाइट चैप्टर में हर जगह एक जगह कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है, याद रखना हर डेरिवेशन में। अब क्या बोलेंगे, ये लाइट पैराक्सियल रे है, याद है पैराक्सियल रे, वैसा रे जो एकदम पास में आता हो प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस आपका। तो फॉर पैराक्सियल रे, फॉर पैराक्सियल रेज, पूरा डेरिवेशन पैराक्सियल रे के लिए है, तो ये ए पॉइंट बहुत क्लोज होगा बी के, पॉइंट जो ए है क्लोज होगा बी के, जो पॉइंट ए और बी के बहुत पास होगा, तो बहुत पास होगा तो ए ओ की दूरी और ओ बी की दूरी क्या होगी, लगभग इक्वल। फिर से ए ओ लगभग इक्वल टू बी ओ, और ए आई, देखो ये पॉइंट को उठा के यहां रखो ना, ये लाइन को उठा के टक 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 यहां पे रख दो, समझ में आएगा? तो ए आ जाएगा बी के पास में, तो ए से ओ की दूरी और बी से ओ की दूरी इक्वल हो जाएगी। फिर ए से आई की दूरी और बी से आई की दूरी, समझ में आ रहा है? ये यहां चलाएगा, देखो हम आपको पेन से दिखा रहे हैं, ये पेन यहां है, ये यहां चला आया, तो इसके बराबर हो जाएगा, क्या बताओ, ए आई इक्वल टू हो जाएगा लगभग में बी आई। फिर आप यहां पे पुट कर दो, ये हो जाएगा बी ओ अपॉन बी आई इक्वल टू μ1/μ2। अब आप देख लो बच्चों, आराम से आ गया, एक लाइन और। तो बीओ किसकी दूरी है, डी, बीओ किसकी है बच्चों, उल्टा हो गया थोड़ा सा, ए आई ऊपर है, ए आई ऊपर है तो बी आई आएगा अपॉन बीओ। अब देखो बी आई दिख रहा है आपको किसके बराबर है, डी डैश, बी आई किसके इक्वल है, डी डैश अपॉन डी इक्वल टू μ1/μ2। और आप इसको उल्टा कर लो, उल्टा क्यों कर लो, ऐसा चाहिए ना आपको, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर लेना। समझ में आ गया होगा प्रूफ, कुछ भारी तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल में निकाले, ये ट्रायंगल में निकाले, साइन थीटा का वैल्यू डाल दिए, काम खत्म, स्नेल्स लॉ से चालू करना है। चलिए तो आप फट से इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ पे अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो यहाँ पानी के नीचे एक मछली है जो कि पानी के सरफेस से 24 सेंटीमीटर नीचे है। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि क्यों कैसे कैसे लेना है वैल्यू μ1 μ2। और पानी के ऊपर हवा में एक बर्ड है
वो 36 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अपेरेंट डेप्थ, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ। पहला देखो, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, मछली की गहराई बतानी है, काल्पनिक। सीन बाई, किसने देखा? सीन बाई बर्ड, चिड़िया को कितना, मछली कितने गहरे में दिखेगी, पहला ये फाइंड करो। दूसरा फाइंड करना है, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड सीन बाय फिश, मछली को कितना गहराई वो दिखेगी। मतलब इसमें दोनों केस आ गया आपका। कौन सा केस? एक बार डेंसर से देखने वाला और एक बार रेयर से देखने वाला। आप देखना, पूरी बातें सही समझ में आएगी आपको। तो हम लोग सबसे पहला वाला करते हैं कि मछली, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, मछली की गहराई बताना है। सीन बाय, किसने देखा है? तो आप देखो पहला केस क्या है, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, मछली की गहराई बतानी है। सीन बाय बर्ड, बर्ड को जो दिखे। तो अब मेरे को बार बार एक चीज समझना चाहिए तुमको, कोई भी चीज हमको दिखता है तो लाइट कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से। तो पहले क्वेश्चन के लिए लाइट यहां से चल के जा रही है, ये बात एकदम क्लियर रखो, बिकॉज लाइट जहां से जा रही है, जहां जा रही है उसी में डिपेंड होगा μ1 μ2। समझ में आ रहा? जो जैसे तुम मछली को देख रहे हो तो मछली किससे लाइट चल के हमारे आंखों पे आएगी? मेरे से आंखों से वहां नहीं जाएगी। ये बात सबको समझ में आया क्या? जो चीज हम देखते हैं, ये पेन देख रहे हैं हम, तो पेन से लाइट मेरे आईज पे आ रही है। तो मछली को बर्ड देख रही है तो बर्ड की आंखों पे मछली से लाइट चल के आ रहा होगा। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाते हैं। देखो फार्मूला क्या है आपका, d बाई डी डैश रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू μ2 बाई μ1। देखो d क्या है? d और d डैश डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसका? ऑब्जेक्ट और इमेज का, सरफेस से। सरफेस कौन है? ये सरफेस है, देख लो। तो d क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस। ये ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो बाद में बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। तो ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इसका दूरी हमको पता है सरफेस से। कितना दूरी है बताओ? 24 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा है? सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी, सरफेस से लेना है। डी डैश इमेज पता नहीं, यही तो निकालना है। μ2, तो μ2 किसको लेना है? जिससे लाइट आ रही है, यहां लिखा हुआ था जिससे लाइट आ रही है। किससे लाइट आ रही है बताओ? पानी से। इसीलिए हमने बोला लाइट कहां से आ रही है बहुत जरूरी है। और कोई लाइट उल्टा बना दिया तो गलत ही हो जाएगा। तो 4/3, जिसमें लाइट जा रही है 1, हवा में जा रही है। बोलो ये आपको समझ में आ गया क्या? तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 24 इक्वल टू 4/3 डी डैश, ये इधर चला जाएगा। 24 इंटू 3/4 इक्वल टू डी डैश, 4 से कट जाएगा, 6 दूना 18, 18 सेंटीमीटर डी डैश। यानी सरफेस से, ध्यान देना बच्चों, सरफेस से 18 सेंटीमीटर पे उसको मछली दिखेगी, 24 पे नहीं दिखेगी। कितने पे दिखेगी? 18 पे। ये देखो हम दूसरे कलर के पेन से बना रहे हैं। इसको लगेगा कि अब मछली 18 पे है, लेकिन असली में मछली 24 पे है। तो तुम देख लो अपेरेंट डेप्थ कम आया ना, अपेरेंट डेप्थ कम आया ना। क्यों कम आया? क्योंकि आप रेयरर में से देख रहे हो। मेरी कहानी को याद रखना, हमने क्या बोला था? अगर आप रेयरर से देखोगे तो आपको कम गहरा दिखेगा। देखो कम दिख रहा है, असली 24 है, दिख रहा है 18 ही दिख रहा है, असली में गहराई 24 है। बट ये सरफेस से दिख रहा है, देखो, बट ये सरफेस से है। क्वेश्चन में पूछा है सीन बाय बर्ड, बर्ड को कितना दिखेगा? तो देखो सरफेस से 18 ये, अब बर्ड ऊपर है 36, तो कितने हाइट पर इमेज दिखेगा बर्ड को? देखो इधर ध्यान दें, ये सब भूलना नहीं। अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश कोई पूछे तो हम 18 बता देंगे, सरफेस से बताएंगे। लेकिन अब बोला सीन बाय बर्ड, चिड़िया भी तो इतना ऊपर है, वो भी हाइट तो जोड़ो।
सीन बाय बर्ड, तो बर्ड को कितना दिखेगा, तो 18 गहराई है और ऊपर वो 36 है, कितना आ जाएगा 8 6 14 के 4 3 1 4 1 5 54 सेंटीमीटर पे दिखेगा। बोलिए बच्चों आपको समझ में आ गया ये, हाँ ना बताएंगे। तो मेरा पहला जो प्रूफ था, पहला पॉइंट आपके कॉपी में लिखा, आप उसको पढ़ो और यहां देखो साबित हो गया। साबित हो गया, क्या साबित हो गया रे, ये साबित हो गया कि अगर आप डेंस रेयरर में से देखोगे, रेयरर से डेंसर वाले को देखोगे, रेयरर से डेंसर वाले को देखोगे तो आपको ऊपर दिखेगा, यानी अपैरेंट गहराई कम दिखेगी, रियल गहराई ज्यादा होगी। समझ में आ गया ये बात, रियल गहराई ज्यादा होगी। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा केस। दूसरा केस है फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड। अब चिड़िया को दिख रहा है, कौन देख रहा है, मछली। अब समझना बच्चों, जब चिड़िया को मछली देख रही है तो ऑब्जेक्ट कौन है, चिड़िया, इमेज कौन देखेगा, मछली। तो लाइट कहां से चल के आएगी, अब बताओ लाइट कहां से चल के आएगी, अब लाइट ऊपर से नीचे आएगी, ये सेकंड कंडीशन है। समझ में आ रहा है, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड, चिड़िया की गहराई बतानी है, हम पानी से देख रहे हैं चिड़िया को, तो कैसे दिखेगा, सीन बाय फिश, मछली को दिखना चाहिए। तो मछली देखने वाली है, देखना इसको है, तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आता है, लाइट हमेशा कहां से आता है, ऑब्जेक्ट से। तो अब ये फार्मूला फिर से लगाएंगे, d बाई डी डैश इक्वल टू μ2 बाई μ1, ध्यान से समझेंगे। d क्या होता है, d होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी, सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी आपको दिख रहा होगा 36, दिख रहा है क्या, यह सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यही क्यों है, क्योंकि लाइट वहीं से आ रही है तो ऑब्जेक्ट होगा। तो 36, d डैश पता नहीं है, μ2, देखो μ2 क्या होता है, जिससे लाइट आ रही है, याद कर जाओ, जिससे लाइट आ रही है, लाइट किससे आ रही है, हवा से, यानी 1, μ1 यानी जिसमें आ रही है, जिसमें आ रही है, किसमें आ रही है, 4/3 में। अब इसको इधर क्रॉस कर दो, इसको इधर, तो 36 इंटू 4/3 इक्वल टू डी डैश 48 सेंटीमीटर। ओ तेरी, देखो देखो देखो, वाह 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 वाह। अब चिड़िया जो दिखेगा वो सरफेस से 48 पर दिखेगा, तो चिड़िया ऊपर चली गई। हमने तुमको बोला था ना, क्या बोले थे बताओ, क्या बोले थे बच्चों हमने, कि अगर आप डेंसर से रेयरर वाले को देखोगे तो ज्यादा ऊपर दिखेगा, अगर आप डेंसर से रेयरर वाले को देखोगे तो ज्यादा ऊपर दिखाई देगा। ये देखो 48 पे दिखा रहा, असली में 36 पे दिख रहा है, 48 पे, असली में 36 पे दिख रही 48 पे। तो फिर हम बोलेंगे 48 सरफेस से है, मछली की बात किया है तो मछली भी तो 24 नीचे है। कोई बोलेगा मछली यहाँ है, बोले बक पगला, मछली यहाँ है नहीं, ये वाली मछली इसको दिख